तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम हाल ही में सामने आई एक बहुत ही चर्चित और वायरल राजनीतिक टिप्पणी को डिकोड करने जा रहे हैं। ये टिप्पणी चुनाव के तुरंत बाद पश्चिम बंगाल के माहौल पर गहराई से केंद्रित है। देखिए, राजनीतिक विमर्श अक्सर बहुत भावुक और तीखे हो सकते हैं ना, लेकिन हमारा मकसद यहाँ किसी का पक्ष लेना या किसी विचारधारा को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। इसके बजाय हम स्रोत सामग्री में पेश किए गए तर्कों, दावों और आरोपों को एकदम निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश करेंगे। हम इस पूरे विषय की परतों को एक एक करके खोलेंगे ताकि यह समझा जा सके कि मूल वीडियो वास्तव में क्या तर्क पेश कर रहा है। इस पूरे विश्लेषण को हम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। पहला, आधार को डिकोड करना। दूसरा, चुनाव के बाद अशांति के जो आरोप लगे हैं उन्हें समझना। तीसरा, हेट स्पीच से जुड़ी चिंताएं। चौथा, शासन बनाम ध्रुवीकरण का तर्क। और आखिर में स्रोत की अंतिम चेतावनी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, आधार को डिकोड करना, जहां हमें एक बहुत ही तीखा व्यंग्यात्मक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। किसी भी टिप्पणी का असल इम्पैक्ट इस बात से तय होता है कि उसकी शुरुआत कैसी है। यहाँ मूल वीडियो अपने तर्क को मजबूत करने के लिए बहुत ही गहरे व्यंग यानी सरकाज़म का इस्तेमाल करता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे अच्छे दिन के मशहूर नारे को तोड़फोड़ और दंगे के दावों के ठीक सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। वीडियो की शुरुआत ही इस तंज के साथ होती है कि बधाई हो, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। अब अच्छे दिन, जो ऐतिहासिक रूप से हमेशा विकास का प्रतीक रहा है, उसका इस्तेमाल चुनाव नतीजों के ठीक अगले दिन हुई कथित हिंसा को दिखाने के लिए किया गया है। ये विरोधाभास जानबूझकर खड़ा किया गया है ताकि ये तर्क दिया जा सके कि राजनीतिक जीत के बाद जिन वादों का सपना दिखाया जाता है वो असलियत में कथित तौर पर बिल्कुल ही अलग हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, चुनाव के बाद अशांति के आरोप और पश्चिम बंगाल की वो घटनाएं जिनका दावा किया जा रहा है। इस व्यंग्यात्मक शुरुआत के बाद वीडियो सीधे जमीन पर घटने वाली घटनाओं के दावों पर आ जाता है। निर्माता आखिर आरोप क्या लगा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये सभी विशिष्ट दावे सीधे स्रोत से लिए गए हैं। आरोप ये है कि चुनाव परिणाम के अगले ही दिन राजनीतिक झंडे लिए एक भीड़ ने खुशी के मारे मारो मारो करते हुए चारों तरफ तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। रूबी और कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके का खासतौर पर जिक्र किया गया है, जहां दावा है कि भीड़ ने बिना किसी वजह के दुकानों पर बुलडोजर चला दिए। एक और बहुत बड़ा दावा ये है कि आधिकारिक तौर पर सरकार बनने से पहले ही लोगों ने जबरन जगहों के नाम बदलने शुरू कर दिए। और शायद सबसे ज्यादा विचलित करने वाला दावा जो यहाँ किया जाता है वो ये है कि इस हिंसक जश्न में बच्चे भी शामिल थे। सच कहूं तो ये सभी आरोप स्थिति की एक बेहद अराजक और परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। चलिए अब तीसरे हिस्से को देखते हैं, हेट स्पीच पर चिंताएं, जिसमें एक विशेषज्ञ का नजरिया भी शामिल किया गया है। भौतिक अशांति और तोड़फोड़ के इन दावों से एक कदम आगे बढ़ते हुए मूल वीडियो राजनीतिक बयानबाजी को ही इस पूरी स्थिति की जड़ मानता है। तर्क ये दिया गया है कि ये हिंसा अचानक से नहीं भड़की है, बल्कि ये चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा का सीधा सीधा नतीजा है। इस बात को और वजनदार बनाने के लिए अनुभवी चुनाव विश्लेषक प्रणय रॉय के एक बयान का हवाला दिया गया है। उनके हवाले से कहा गया है कि इतने दशकों तक चुनाव कवर करने के बावजूद इस बार एक वरिष्ठ नेता का जो भाषण उन्होंने सुना वो उनके जीवन का सबसे नफरत से भरा भाषण था। लेकिन रुकिए, यहाँ सिर्फ भाषण को ही असली समस्या नहीं बताया गया है। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात ये बताई गई कि वहां मौजूद भीड़ उस नफरत को एंजॉय कर रही थी, उसे पसंद कर रही थी। इस कोट का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया जाता है कि समाज में नफरत को लेकर एक खतरनाक स्तर की स्वीकृति पैदा हो गई है। अब यहाँ थोड़ा रुककर सोचने वाली बात है, क्या ये आरोप सिर्फ पश्चिम बंगाल के एक हिस्से तक ही सीमित है? ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि वीडियो इन लोकल घटनाओं को सिर्फ एक राज्य की कानून व्यवस्था की समस्या नहीं मानता, बल्कि वो इसे एक बहुत बड़े अखिल भारतीय राजनीतिक ढांचे के लक्षण के रूप में दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये वीडियो इन स्थानीय घटनाओं को एक व्यापक राष्ट्रीय रणनीति से कैसे जोड़ता है। यहीं से हम पहुंचते हैं अपने चौथे बिंदु पर, शासन बनाम ध्रुवीकरण। आइए इस व्यापक आलोचना को थोड़ा गहराई से एनालाइज करते हैं। अब जरा इस नंबर 21 पर गौर कीजिए। यहीं से स्रोत सामग्री का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है और सत्ताधारी राजनीतिक दल की पूरी चुनावी रणनीति की आलोचना शुरू होती है। वीडियो के तर्क में इस 21 नंबर का बहुत बड़ा रोल है। निर्माता इस बात पर बहुत जोर देता है कि सत्ताधारी पार्टी इस वक्त देश के 21 राज्यों में सत्ता में है।
इतनी बड़ी संख्या को सामने रखने का मकसद सिर्फ ये दिखाना है कि उनके पास शासन करने और अपनी उपलब्धियां गिनाने का एक बहुत ही बड़ा मौका और इतिहास मौजूद है। और यही तथ्य उस सवाल की जमीन तैयार करता है जो आगे पूछा जाने वाला है। ये तुलना मुख्य तर्क को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। एक तरफ वो विषय हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि राजनेता कभी बात ही नहीं करते, जैसे कि मध्य प्रदेश में 15 साल के शासन के दौरान सरकारी स्कूलों में क्या सुधार हुआ, या फिर हरियाणा में 10 साल में सरकारी अस्पतालों की हालत कैसी हुई। वहीं दूसरी तरफ वो चीज़ है जिसे चुनाव का इकलौता फोकस बताया गया है, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण। यहाँ सीधा सा आरोप ये है कि 21 राज्यों में सत्ता होने के बावजूद चुनाव विकास या सुशासन के नाम पर लड़े ही नहीं जाते, बल्कि पूरी तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर लड़े जाते हैं। और अब हम आते हैं इस सोर्स की अंतिम चेतावनी पर कि आगे क्या हो सकता है, यानी अनुमानित परिणाम। शासन और ध्रुवीकरण के इस विश्लेषण के बाद हम एक बहुत ही गंभीर हिस्से पे आते हैं। ये हिस्सा सिर्फ बीते हुए कल की आलोचना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक साफ चेतावनी है। वीडियो के मुताबिक जो लोग इस ध्रुवीकरण से प्रभावित हैं, वो आने वाले समय में कुछ खास तरह के काम करने की आज़ादी महसूस करेंगे। निर्माता यहाँ 4 विशिष्ट कदमों की भविष्यवाणी करता है। मस्जिदों के सामने नाचना, जय श्री राम जैसे धार्मिक नारे लगाना, मुस्लिम बुजुर्गों और दुकानदारों को परेशान करना और जगहों के नाम जबरन बदलना। निर्माता एक बहुत ही व्यंग्यात्मक लहजे में अपनी बात खत्म करता है कि ऐसे लोगों को इसी सब में खुश रहना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से एक बहुत ही गंभीर और चिंता में डालने वाली भविष्यवाणी है। इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ खत्म करना जरूरी है। आज हमने देखा कि कैसे चुनाव के बाद की घटनाओं के दावों को उठाया जाता है, उन्हें हेट स्पीच से जोड़ा जाता है और फिर इसे सुशासन के बजाय ध्रुवीकरण की एक राष्ट्रीय रणनीति का नतीजा बताया जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये दावे सिर्फ कुछ छिटपुट और अलग-थलग घटनाओं की बात कर रहे हैं, या फिर ये सचमुच हमारे राजनीतिक परिदृश्य में किसी बहुत गहरे और सिस्टमैटिक बदलाव का इशारा दे रहे हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, इस चर्चा का उद्देश्य किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं था, बल्कि स्रोत सामग्री में मौजूद तर्कों को स्पष्ट रूप से आपके सामने रखना था। इन दावों का मूल्यांकन करना और इन पर गहराई से विचार करना अब पूरी तरह से स्वतंत्र सोच का हिस्सा है। उम्मीद है इस व्यवस्थित एक्सप्लेनर ने इस उलझे हुए और जटिल विषय को आसानी से समझने में मदद की होगी।